हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से नया लेक्चर लेके आए हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के ऊपर। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉलीमराइजेशन के बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स और तीन बेसिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन: कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दो डिफरेंट मोनोमर जब कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीमर बनता है। तो उस पॉलीमर बनने का जो तरीका होता है उसमें एक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का रिलीज होते हैं। उसमें हमने एग्जांपल लिया था एडिपिक एसिड, जब हमने ऐड किया हेक्सामेथिलीन डायमीन के साथ तो हमें क्या मिला था, नाइलिन 6 तो साथ में एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं जब हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। जबकि एडिशन में ऐसा नहीं होता। एडिशन में कोई भी मॉलिक्यूल्स के जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का रिलीज नहीं होते हैं। और कोपॉलीमराइजेशन में दोनों तरीके से हो सकते हैं, कंडेंसेशन भी हो सकते हैं, कोपॉलीमराइजेशन भी हो सकते हैं, जिसमें हमने ब्यूना एस का एग्जांपल लिया था। ब्यूना एस जब स्टाइरिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्यूना क्या होते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन जब स्टाइरिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्यूना एस बनता है। तो उसमें दोनों स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइन में डीलोकलाइजेशन होते हैं, मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उस वजह से हमें बनता है ब्यूना एस मिलता है। तो आज हम फिर नेक्स्ट में हमने पढ़ा था इंटरफेशियल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें सारे मैक्सिमम उतना मतलब थ्योरेटिकल डिटेल्स हैं, मतलब आप लोगों को याद ही करना है, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड होना है, फिर उसके बाद आपको यू हैव टू रिमेंबर। फिर उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन को कवर करेंगे और टेक्निक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में हम दो कवर करेंगे, एक सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक, दूसरा बल्क पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन में क्या होते थे, पहले एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर तभी जाके एक लॉन्गर चेन बनती है पॉलीमर का। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक ही हिस्सा है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन भी, जिसको हमने ROP से रिप्रेजेंट किया है। जब रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में क्या होते हैं, जो मोनोमर होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग फॉर्म में होते हैं। रिंग मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक मोनोमर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें प्रोसेस यही है कि सबसे पहले रिंग ओपन होगा, फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन होगा। पहले रिंग ओपन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बनता है। इसमें 3 तरह के स्टेप्स होते हैं। एक तो इनिशिएशन हुआ, जो कि हम स्टार्टिंग वाले स्टेप्स को हम कहेंगे। प्रोपगेशन, जो कि इंटरमीडिएट वाला, मतलब कि प्रोपगेट मतलब कि पर्टिकुलर जो चेन बन रही पहले प्रेजेंट है उसको हम एक लंबा चेन, अगर एडिशन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोनोमर से प्रोपगेट होता है। लास्ट पे टर्मिनेशन, जहाँ पे रिएक्शन खत्म हो जाते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड जब हम सोडियम मिथॉक्साइड के साथ हम रिएक्ट करेंगे, सोडियम मिथॉक्साइड में क्या होता है, मेथनॉल हम ट्रेसेस अमाउंट में पाए जाते हैं। तो हम इस सोडियम मिथॉक्साइड को हम अगर इथिलीन ऑक्साइड, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सीजन रिंग, इसमें ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। पहले हमने बताया था कि रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, उस पॉलीमराइजेशन में क्या प्रेजेंट होते हैं, वो मोनोमर प्रेजेंट होते हैं जिसमें रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जब ये सोडियम मेथॉक्साइड अटैक करते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सीजन रिंग जो कि प्रेजेंट होते हैं इथिलीन ऑक्साइड में, जब उनको अटैक करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक पॉलीमर चेन मिलती है। रिंग, पहले तो रिंग ओपन हुआ, फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन हुई। और दूसरी बात यह है कि जो सोडियम मेथॉक्साइड होते हैं उसको किस में डिसॉल्व किए होते हैं, डाइऑक्सेन, जो कि एक सोल्यूशन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन, इसमें कोई मैकेनिज्म की तो ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि
मोनोमर क्या है, कौन सा मोनोमर होने चाहिए और किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, और कैसे फर्स्ट स्टेप में क्या पॉलीमर बनते हैं, और दूसरे चेन प्रोपोगेशन में कौन सा रिएक्शन होते हैं, और टर्मिनेशन कैसा होता है। सबसे पहले हम सोडियम मिथॉक्साइड अटैक करते हैं इथिलीन ऑक्साइड के रिंग के ऊपर। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, ये जब ये रिंग ओपन हो जाती है तो एक एनायनिक चेन बनता है। एनायनिक चेन चेन वो चेन है जिसमें एनाइंस प्रेजेंट होते हैं। एनाइंस मतलब कि जिसमें नेगेटिव चार्ज, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको हम एनाइन कहेंगे। टाइन्स किसे कहेंगे, जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट हो और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो। तो जब सोडियम मिथॉक्साइड ने इथिलीन रिंग और इथिलीन ऑक्साइड रिंग को अटैक किया, तब हमें एक मोनोमर एनायनिक चेन मिला जिससे NaO CH2 CH2 O CH3 बना। ठीक है, फिर दूसरा इसी एनायनिक चेन, यही एनायनिक चेन क्या करते हैं, दूसरे जो न्यू इथिलीन ऑक्साइड को अटैक करते हैं। यही एनायनिक चेन क्या होते हैं, अटैक करते हैं दूसरे साइक्लिक इथिलीन ऑक्साइड को। जब अटैक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक दूसरा मतलब उसकी जो चेन होती है वो और डबल हो जाती है। मतलब एक मोनोमर ऐड हुआ तो उसकी चेन क्या हो गई, और लंबी हो गई। उसमें वो हम पढ़ेंगे प्रोपगेशन स्टेप। हमने इनिशिएशन में क्या किया, इनिशिएशन में किया एक मोनोमर, दो मोनोमर्स कंबाइन किए और एक एनायनिक चेन बना। मोनोमर सोडियम मिथॉक्साइड अटैक करते हैं इथिलीन ऑक्साइड के रिंग को, एक एनायनिक चेन बनता है। और यही एनायनिक चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या करते हैं, अटैक करते हैं इथिलीन ऑक्साइड के रिंग को, और एक दूसरा मतलब लॉन्गर एनायनिक चेन बनता है। और धीरे धीरे ये यही प्रोपगेशन स्टेप में भी यही एनायनिक चेन अटैक करते हैं दूसरे एन नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग को अटैक करते हैं। तब हमें एक रिपीटिंग यूनिट मिल जाती है OCH2 जो कि एन टाइम्स प्रेजेंट होती है। और इस तरह से ही मॉलिक्यूल की प्रोपगेशन होती है। और लास्ट पे जब हम टर्मिनेशन स्टेप आते हैं, टर्मिनेशन के टाइम पर क्या होते हैं, हम HCl ऐड करेंगे। HCl इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि रिएक्शन को ख़त्म होना है। ठीक है, पर्टिकुलर रिएक्शन को इन पहले तो स्टार्ट किया हमने, फिर प्रोपोगेट किया ताकि हमें पॉलीमर मिले, और एंड पे हमें क्या करना है, रिएक्शन को ख़त्म भी करना है। क्योंकि अगर रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाए तो इट वुड बी वेरी एक्सप्लोजिव भी हो सकते हैं काम। तो HCl क्या करते हैं, HCl का काम है प्रोटॉन को डोनेट किया। जैसे ही प्रोटॉन डोनेट किया एनायनिक चेन को, तब हमें क्या मिला, तब रिएक्शन स्टॉप हुई और NaCl का बाय प्रोडक्ट हुआ। प्रोटॉन प्रोवाइड किया किसको, एनायनिक चेन को स्टेबलाइज करने के लिए। और लास्ट पे क्लोरीन ऐड हुआ किसके साथ, सोडियम के साथ। क्लोरीन जो कि नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होती है, सोडियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। फिर जब सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होकर NaCl बनता है, और जो प्रोटॉन है HCl का वो अटैक करते हैं ऑक्सीजन ऑफ द एनाइन। इस तरह से पर्टिकुलर ये जो प्रोसेस है स्टॉप टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स। पॉलीमराइजेशन टेक्निक किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारे मैक्सिमम थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है इसमें, मतलब आपको समझना है, बट एट द एंड यू हैव टू आपको लर्न ही करना है साथ में। पॉलीमराइजेशन टेक्निक किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो हम मोनोमर ले रहे हैं। जब हम पॉलीमर बनाते हैं तो हम मोनोमर लेते हैं, राइट। सो उस मोनोमर के ऊपर, उस मोनोमर के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेचर मतलब उसके फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरा है हम किस तरह के मैकेनिज्म, हम किस तरह के प्रोसेस हम चाहे ये एडिशन है या कंडेंसेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है पॉलीमराइजेशन टेक्निक। तीसरा डिपेंड करता है उसकी जो फिजिकल फॉर्म मतलब उसका जो फॉर्म किस तरह से है, पाउडरी फॉर्म है
या लिक्विड फॉर्म है या सॉलिड फॉर्म है या क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एमॉर्फस है, जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा है वाइबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पर्टिकुलर जो पॉलीमर है उसकी जो एग्जिस्ट होने की जो ड्यूरेशन है उसको ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम फिजिकल कंडीशन की बात करें वो तो काफ़ी वेरी करता है और एक टेक्निक से डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फिजिकल कंडीशन। हर एक टेक्निक में फिजिकल कंडीशन की जो प्रेजेंस होती है वो अलग होती है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल पॉलीमराइजेशन के टेक्निक चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो मोनोमर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल फॉर्म और वाइबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के सिस्टम की अगर हम बात करें, किस सिस्टम में किस सराउंडिंग में किस तरह के एटमॉस्फेयर में हम पॉलीमराइजेशन हो सकती है। मेनली दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं। सिस्टम एक तो होमोजीनियस हो सकते हैं। सिस्टम मतलब जिसमें पर्टिकुलर रिएक्शन होती है। मान लो एक बीकर है, बीकर में हमने पानी डाला और सॉल्ट डाला, वो एक सिस्टम हो गया, राइट। उसी तरह हम इसमें दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं, एक तो होमोजीनियस सिस्टम, दूसरा हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में चार तरह के होते हैं: बल्क पॉलीमराइजेशन, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन, सॉल्यूशन पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मेल्ट पॉलीमराइजेशन। चौथा है हेट्रोजीनियस में होते हैं सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन और इमल्शन पॉलीमराइजेशन। आज हम पढ़ेंगे बल्क पॉलीमराइजेशन और सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। होमोजीनियस मतलब क्या होते हैं? होमोजीनियस मतलब उस तरह के सिस्टम होते हैं जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं। मान लो हमने एक पानी लिया, पानी में शुगर डाला और शुगर डिसॉल्व हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। तो इस तरह के जो सिस्टम, अगर इस तरह के जो सिस्टम में हम बल्क पॉलीमराइजेशन, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन, सॉल्यूशन कंडेंसेशन, पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और मेल पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है। तो हम ये बल्क पॉलीमराइजेशन में क्या होते हैं, हमने पहले भी बताया कि सिस्टम इसमें क्या होगा, होमोजीनियस फेज में होगा। मतलब कि इसमें जो मोनोमर होंगे वो लिक्विड फॉर्म में होंगे। मान लो हमने एक बीकर लिया, बीकर में मोनोमर लिक्विड लिया और उसमें हमने एक इनिशिएटर डाला। इनिशिएटर मतलब कि पर्टिकुलर रिएक्शन को जो स्टार्ट करता है उसको हम इनिशिएटर कहेंगे, और चेन ट्रांसफर एजेंट। और दूसरा एक मटेरियल डालेंगे जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर चेन को ट्रांसफर करते हैं दूसरी तरफ। उसको जब हम डालें, चेन ट्रांसफर एजेंट क्यों डालते हैं? क्योंकि उसकी जो पर्टिकुलर जब रिएक्शन प्रोपोगेट होते हैं तो उस रिएक्शन को हम मॉलिक्यूलर उस पॉलीमर की जो मॉलिक्यूलर वेट को हम कंट्रोल कर सके, इसलिए हम डालते हैं। तो हमने क्या किया, रिएक्शन मिक्सचर लिया, उसको हमने हीट किया या तो एक्सपोज किया सन के ऊपर। तो इसके वजह से क्या हुआ, इनिशिएशन हो पॉलीमराइजेशन का। जैसे ही पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हुई, हमने क्या किया, उसको हम रोटेटरी शेकर में डाला ताकि हम उसकी जो मास है पॉलीमर के मास को हम प्रॉपर्ली मिक्स कर पाए और हीट ट्रांसफर भी यूनिफॉर्मली हो। इस तरह के जो जब हम बल्क पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसमें क्या होती है, हमें कंटामिनेशन का पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इनिशिएटर और चेन ट्रांसफ़र एजेंट ही डालते हैं। क्यों? इसके वजह से हम कोई भी एडिशनल हम एजेंट नहीं डालते हैं, इसलिए हमें हाई डिग्री प्योरिटी, इसमें जो प्योरिटी पॉलीमर की जो प्योरिटी का जो आने का चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बल्क पॉलीमराइजेशन की जो टेक्निक्स है उसका जो कुछ एडवांटेजेस ये है कि
इसका हम हमें इसमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो काफ़ी उतना ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव और इक्विपमेंट्स सिंपल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, और इसमें कंटामिनेशन का भी काफ़ी कम होता है क्योंकि इसमें जो पॉलीमर होते हैं वो डायरेक्टली रिकवर होते हैं। अ, अगर हम बात करें इस तरह के जो पॉलीमराइजेशन जो कि बल्क पॉलीमराइजेशन की जो टेक्निक है वो हम किस तरह एक तरीके में यूज़ करते हैं। इसमें मिथाइल मेथा एक्राइलेट मिथाइल मेथा मेथा एक्राइलेट या स्टाइरीन को जब हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करेंगे, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में को हम नेक्स्ट क्लास में मतलब कि आने वाले टॉपिक्स में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर हम इस तरह के जो कम मोनोमर्स में जब हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करेंगे तब हमें एक पाउडरी फॉर्म मिलेगा जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। इस तरीके के रिएक्शन में हम बल्क पॉलीमराइजेशन करेंगे। उसी तरह विनाइल क्लोराइड में से जब हम पॉलीविनाइल रेजिन निकालते हैं उसमें भी हम बल्क पॉलीमराइजेशन टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस बल्क पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स का जो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो रिएक्शन मीडियम होती है वो का रिएक्शन मीडियम क्या होती है, काफ़ी विस्कोसिटी मतलब वो होते हैं जिसमें लिक्विडिटी मतलब फ्लूइडिटी कम हो, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट्स होती है पर्टिकुलर मीडियम में वो काफ़ी विस्कोसिटी अगर ज़्यादा हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो कम होती है, विस्कोसिटी कम हो तो उस मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो रिएक्शन मीडियम होती है वो विस्कस ज़्यादा होने के कारण इनमें मिक्सिंग अच्छी तरह से नहीं होता, और इसके वजह से जो मॉलिक्यूल का जो प्रोडक्ट बनता है उसकी जो मॉलिक्यूल पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी काफ़ी हाई हो जाती है। सिंस हमें पता है कि जो विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होती है तो उसके जो ग्रीन पॉलीमर चेन का जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। डिफ्यूजिबिलिटी मतलब उसकी जो मूवमेंट्स होती है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन वो होता है जो जिसमें पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है उसको हम कहेंगे डिफ्यूजिबिलिटी। और ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होते हैं और इससे एक्सप्लोजन भी होने के चांसेस हैं। तो ये हुआ बल्क पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें हमने क्या पढ़ा था। बल्क पॉलीमराइजेशन रिएक्शन उन सिस्टम में होती है जिसको हम होमोजेनियस कहेंगे। होमोजेनियस में सिस्टम मतलब इसमें मोनोमर लिक्विड फेस में होगा और यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और इस तरह के जो मीडियम मोनोमर लिक्विड में हम क्या कर ऐड करेंगे, इनिशिएटर ऐड करेंगे, चेन ट्रांसफर एजेंट ऐड करेंगे ताकि हम मॉलिक्यूलर वेट को कंट्रोल कर सके। और जैसे हमने रिएक्शन मिक्सचर को हीट एक्सपोज किया तो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हुआ, और रोटेटरी शेकर में हमने इसको रखा ताकि इसको प्रॉपर मिक्सिंग हो सके और यूनिफॉर्मली ट्रांसफर हो सके। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन। सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन में क्या होते हैं, एक हम इसमें जो सिस्टम होगा सेम होगा पहले की तरह। इसमें क्या होगा, सिस्टम होमोजीनियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब हम इस तरह के जो होमोजीनियस सिस्टम में अगर हम एक इनिशिएटर ऐड करें जो कि फ्री रेडिकल इनिशिएटर होगा और एक चेन ट्रांसफर एजेंट होगा, बट इसमें क्या होगा, जो सुटेबल सॉल्वेंट होगा वो इनर्ट होगा। जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे इस डिसॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो कंट्रोल्ड होगा क्योंकि उसमें जो मोनोमर डिसॉल्व, क्योंकि टेम्परेचर इसलिए कंट्रोल्ड रहता है क्योंकि उसमें जो मोनोमर होते हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। इस तरह के जो सोल्यूशन पॉलीमराइजेशन जिसमें हमने एक सूटेबल सॉल्वेंट लिया,
उसमें हमने फ्री रेडिकल इनिशिएटर लिया, उसको हमने साथ में हमने चेन ट्रांसफ़र एजेंट डाला। इसके वजह से जब इसमें डिज़ोल्व होते हैं तब एक हमें क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। इस तरह के जो सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन होती है, इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें जो सॉल्वेंट होते हैं वो सॉल्वेंट मीडियम होते हैं वो इनर्ट होते हैं, और दूसरी तरफ ये है कि इसमें जो विस्कोसिटी है वो भी कंट्रोल होती है और हीट ट्रांसफ़र भी यूनिफॉर्मली होती है। और इस तरह के जो टेक्निक्स होते हैं वो हम किस में इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें ये पॉली एक्रोनाइट्राइल अगर हम चाहिए होते हैं, या जिसको हम पॉलीविनाइल साइनाइड भी कहते हैं, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। इस तरह के जो पॉलीमर्स अगर हमें चाहिए होते हैं तो हम सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन के टेक्निक को हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में क्या है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो सॉल्वेंट होती है उसमें कंटामिनेशन की चांसेस होती है, और पॉलीमर जब आइसोलेशन होते हैं तो हमें इवापोरेशन या प्रेसिपिटेशन करने होते हैं। इवेपोरेशन एक सॉल्वेंट में होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, नॉन सॉल्वेंट होते हैं। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, पॉलीमर मिलता है। सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन क्या था, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन वो उस तरह के पॉलीमराइजेशन है जिसमें हमने एक सूटेबल इनर्ट सॉल्वेंट में हमने क्या डाला, फ्री रेडिकल इनिशिएटर डाला जो कि होमोजेनियस सिस्टम होगा, फ्री रेडिकल इनिशिएटर डाला और चेन ट्रांसफर एजेंट डाला, किस में डाला, इनर्ट सूटेबल सॉल्वेंट में डाला। और ये जो सारे सिस्टम होंगे काफ़ी होमोजेनियस होंगे और उसका टेम्परेचर क्या होगा, कंट्रोल होगा। अगर हम पर्टिकुलर, ये तो हुआ एक बात, अगर हम ले दूसरी तरफ सॉल्वेंट मीडियम, एक सॉल्वेंट मीडियम ले तो उसमें क्या होगा, आयनिक या कोऑर्डिनेशन, और दूसरी तरफ हमने पढ़ा था एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सो दिस इज इट। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो अगर सो थैंक यू सो मच।